भूतिया हवेली। रात के ठीक 9 बजे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20 से 25 बार ट्राई करने पर भी गाड़ी स्टार्ट हो ना सकी। गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम थी, इसलिए वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल चेक किया, पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी। अरे उठो भी मिताली, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक भी नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना हैंड बैग उठा और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ें काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डर के मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई भी वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पास डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे आरव ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और न ही उन्होंने कोई आवाज़ की थी। फिर वे दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, फ़ोन आखिरी ऊपर जाकर आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह रहे थे। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था।
सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। यह सब देखते हुए भी आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से मिंटू को फोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहां पर भी एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से तो फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो या फिर चाहो तो आज की रात आप यहीं दोनों रुक जाओ। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उसी वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई कि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वे दोनों उस भूतवा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक दिया। अब चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिससे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली यानी बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिकी बैठ गई और आरव बस बेहद बेसुध सा देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई। जो अपना नाम दादा ठाकुर बता रही थी, वो एक चुड़ैल थी। अगले बंदे का इंतजार करने लगी। For next part, like, subscribe and share.